महाजनपद और दूसरी नगरीकरण की पूरी कहानी एक संक्षिप्त और रोचक रूप में दी जा रही है ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें। कहानी जब गांवों से शहर बने और राजाओं से गणराज्य जन्मे। बहुत समय पहले जब वैदिक लोग छोटे छोटे जनपदों में रहते थे, तब उनका जीवन गायों, खेतों और यज्ञों के इर्द गिर्द घूमता था। धीरे धीरे लोगों ने लौ औजारों का प्रयोग शुरू किया, खेत गहराई से जोते गए, अनाज की पैदावार बढ़ी और लोग स्थायी रूप से बसने लगे। अब केवल गांव नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र बनने लगे। इन्हें कहा गया महाजनपद। लगभग 600 ईसा पूर्व भारत में ऐसे 16 महाजनपद बन चुके थे, जैसे मगध, कौशल, काशी, वत्स, अवंती, गांधार, वज्जी आदि। हर राज्य की अपनी कहानी थी। कहीं राजा शासन करते थे, जैसे मगध में, तो कहीं जनता की सभाएं निर्णय लेती थी, जैसे वैशाली के गणराज्य में। गांवों की सीमाएं बढ़ी, व्यापार फला फूला। लोग अब सिक्कों से लेनदेन करने लगे, राजमार्गों पर व्यापारी गाड़ियों की कतारें चलने लगी। वैशाली, कौशाम्बी, वाराणसी और उज्जैन जैसे नगर नई चमक में निखर उठे। यही था भारत का दूसरा नगरीकरण। अब समाज बदल चुका था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे। व्यापारियों की श्रेणियां, गिल्ड्स बनी और धर्म के क्षेत्र में भी नया सोच उभर रहा था। महावीर और बुद्ध इसी समय जन्मे, जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। इन सब के बीच मगध धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली बन गया। राजगृह से पाटलिपुत्र तक उसका विस्तार हुआ और यहीं से आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। संक्षेप में, यह वह युग था जब हल ने खेती बदली, सिक्कों ने व्यापार बदला, सभा परिषदों ने राजनीति बदली और नगरों ने भारत की पहचान बदली। यही था महाजनपद और दूसरी नगरीकरण का युग, जिसने भारत को गांवों से निकालकर एक संगठित सभ्यता में बदल दिया। राज्य प्रणाली का विस्तार, महाजनपद, राजतंत्र, गणराज्य, राज्य संस्थाएं, आर्थिक सामाजिक विकास और दूसरी नगरीकरण। 1. पृष्ठभूमि। वैदिक युग के उत्तरार्ध में लगभग 1000 ईपू के बाद आर्यों का जीवन छोटे छोटे जनपदों में संगठित था। धीरे धीरे जब लौहोपयोग का प्रसार हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, तो स्थायी बसावटें बनी और गांवों के समूहों से राज्य की अवधारणा विकसित हुई। यही क्रम आगे चलकर जनपद, महाजनपद, राज्य प्रणाली में परिणत हुआ। 2. जनपद से महाजनपद की ओर। जनपद का अर्थ था वह भूभाग जहां कोई जन, कुल या जनजाति निवास करती थी, जैसे कुरु, पांचाल, कौशल आदि। छोटे छोटे जनपदों के विलय से महाजनपद बने, जो लगभग 600 ईपू तक अस्तित्व में आ गए थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 3. 16 महाजनपदों की सूची। क्रम। महाजनपद। प्रमुख क्षेत्र बटा राजधानी। आधुनिक स्थान। 1. अंग। चंपा, बिहार का भागलपुर क्षेत्र। 2. मगध, राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र, दक्षिण बिहार। 3. काशी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 4. कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, पूर्वी उत्तर प्रदेश। 5. वत्स, कौशाम्बी, प्रयागराज के पास। 6. चेदी, श्योपुर, सुकतिमती, बुंदेलखंड। 7. कुरु, इंद्रप्रस्थ, हरियाणा, दिल्ली क्षेत्र। 8. पांचाल, अहिच्छत्र, उत्तर, काम्पिल्य, दक्षिण, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 9. मत्स्य, विराटनगर, जयपुरालवर क्षेत्र।
10. सूर्यसेन या सूर्यसेन। खस वंशीय। पूर्वी भारत। 11. अश्मक। पोटली या पोतन। गोदावरी घाटी, महाराष्ट्र। 12. अवंती। उज्जैन, महिष्मती, मध्य प्रदेश। 13. गांधार। तक्षशिला। उत्तर पश्चिम, पाकिस्तान। 14. कंबोज। राजपुर। अफगानिस्तान का भाग। 15. विज्जी, वज्जी। वैशाली। उत्तर बिहार। 16. मल्ल। कुशीनगर, पावा। उत्तर बिहार। 4. राजतंत्र और गणराज्य राज्य संस्थाएं। Monarchical states. राजा सर्वोच्च शासक होता था। राजवंश वंशानुगत शासन प्रणाली पर आधारित थे। प्रशासनिक तंत्र में अमात्य, मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष आदि होते थे। राजाओं की शक्ति सेना, भूमि और कर संग्रह पर आधारित थी। प्रमुख राजतंत्रीय राज्य मगध, कौशल, अवंती, काशी आदि। Republican states. इन राज्यों में सत्ता किसी एक व्यक्ति की न होकर जन या गण की होती थी। निर्णय सभा, संघ या संधागार में लिए जाते थे। प्रमुख पद सभापति या गणपति, परिषद सदस्य, मंत्री। स्त्रियों और दासों को मतदान अधिकार नहीं था। प्रमुख गणराज्य वज्जी संघ, लिच्छवी, वैशाली, मल्ल, शाक्य, कपिलवस्तु, बुली, कोलिये, कंथा आदि। 5. राज्य संस्थाओं की विशेषताएं। प्रशासनिक इकाइयां, ग्राम, जनपद, राज्य। कर व्यवस्था का विकास हुआ, जैसे भूमि कर, पशु कर, व्यापारिक कर। स्थायी सेना और नौकरशाही का उदय। कानून और दंड व्यवस्था का निर्माण। धार्मिक और दार्शनिक विचारों, जैसे बौद्ध, जैन, आजीवक, का प्रसार इन राज्यों में हुआ। 6. आर्थिक सामाजिक विकास। कृषि का विस्तार। लोहे के उपकरणों, हल, फावड़ा, कुठार आदि से कृषि उत्पादन बढ़ा। गंगा घाटी में उपजाऊ भूमि का दोहन हुआ। सिंचाई के साधनों का प्रयोग हुआ। व्यापार और उद्योग। आंतरिक और बाहरी व्यापार का विकास हुआ। नए पेशे और वर्ग उत्पन्न हुए, शिल्पी, व्यापारी, लुहार, बढ़ी, कुम्हार आदि। मुद्रा, पंचमार्क सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हुआ। व्यापारिक नगरों का विकास, राजगृह, वैशाली, कौशाम्बी, वाराणसी, उज्जैन, तक्षशिला आदि। सामाजिक परिवर्तन। वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हुई। जाति व्यवस्था स्थायी रूप ले चुकी थी। वैश्य वर्ग प्रमुख रूप से व्यापार में लगा। शूद्र वर्ग कृषि और सेवा कार्यों में। महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत सीमित होती गई। 7. Second urbanization. काल लगभग 600 ईपू से 300 ईपू। क्षेत्र मुख्यतः गंगा घाटी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। विशेषताएं। स्थायी नगरों का पुनः विकास, राजगृह, कौशाम्बी, वैशाली, वाराणसी, उज्जैन, तक्षशिला आदि। शहरी अर्थव्यवस्था, मुद्रा आधारित व्यापार, बाजार, कर व्यवस्था। श्रम विभाजन, शिल्प और व्यापार में विशिष्टता। धर्म और दर्शन, बुद्ध, महावीर और अन्य संप्रदायों का उदय। नगर नियोजन और स्थापत्य, किलेबंदी, सड़कें, नालियां, सार्वजनिक भवन। सामाजिक गतिशीलता, नए नगर वर्ग, गिल्ड या श्रेणी का उदय। महत्व। यह नगर जीवन वैदिक युग के पश्चात भारत में शहरी पुनर्जागरण का प्रतीक था। इसी काल में राजनीतिक केंद्रीकरण और साम्राज्य निर्माण, विशेषकर मगध साम्राज्य, की नींव पड़ी। 8.
महाजनपद काल के प्रमुख परिणाम। राज्य संगठन की स्पष्ट रूपरेखा बनी। राजनीतिक केंद्रीकरण की दिशा में प्रगति हुई। नगर जीवन और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। धर्म, दर्शन और संस्कृति का नया रूप विकसित हुआ। अंततः इन महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। 9. निष्कर्ष। महाजनपद काल भारत के प्राचीन इतिहास में एक संक्रमण काल था। यह वह समय था जब कृषि, व्यापार, सामाजिक संगठन और राजनीतिक संरचना में व्यापक परिवर्तन हुए। दूसरी नगरीकरण ने भारतीय समाज को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से नई दिशा दी, जिससे आगे चलकर मौर्यकालीन साम्राज्यवादी भारत का निर्माण संभव हुआ। Please like, subscribe and comment.